हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। बोर्ड एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को स्पीड अप करें। अब घंटे 2 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। आपको कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा बोर्ड परीक्षा में जैसा आप परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1 विलियन और चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के वन शॉट वीडियो, जिनमें मैंने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया था, वो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कुल 12 अंक के हैं। यदि आप 12 अंक पक्के करना चाहते हैं तो उन 2 वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर थर्ड रासायनिक बल गतिकी के अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। यह चैप्टर भी इस बार बोर्ड एग्जाम में कुल 6 अंक का है और इस चैप्टर से इस बार एक निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। यानी 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आएगा और बाकी 2 अंक आपके फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ले रहे हैं रासायनिक बल गतिकी वाला जो टॉपिक है, इसके रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स में यहां लिखूंगा। उसके बाद हम इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। देखो, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस बार इस चैप्टर से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, तो जो बड़े टॉपिक हैं वो आपको जरूर क्लियर करने हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसी से स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। और इस वेग को यूं कर लें, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, और रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उस वेग पर ताप में उत्प्रेरक का प्रभाव। उसके बाद कोटि व आणविकता, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई। उसके बाद शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया, इनके हम समाकलित वेग समीकरण और अर्धविकल की व्युत्पत्ति करेंगे। और छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, फिर इसके बाद हम सीधा चलेंगे आरएनए समीकरण। और आरएनए समीकरण के बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। तो इन शॉर्ट में लिख देता हूं मैक्सवेल वितरण वक्र। और कुछ छोटे टर्म हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, और एंड में टक्कर सिद्धांत। ये सब हम लेंगे। देखो, सबसे पहले रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग के प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अभिक्रिया का वेग।
एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है, सॉरी, इसका फॉर्मूला होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा ये जो परिवर्तन है इसमें लगा समय, तो परिवर्तन में लगा समय। मात्रा की बात करेंगे तो सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर में, और नीचे है समय तो सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया का वेग तीन प्रकार का होता है। किसी निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। और देखो, एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण, एक परफेक्ट टाइम पीरियड में की बात करें, जैसे हम कहें कि 5 सेकंड से 10 सेकंड कितना था, तो वो हो जाएगा औसत वेग। मैं कहूं कि जब समय 6 सेकंड था तब वेग क्या होगा, तो हम कहेंगे ताक्षणिक वेग। और जब अभिक्रिया शुरू करते हैं t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। वापस बता रहा हूं, किसी निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया का वेग औसत वेग, किसी निश्चित क्षण रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग, और प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। अब अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया की रस समीकरण विधि से लिखा जाता है। सपोज करो एक अभिक्रिया है, उसकी स्टोइकियोमेट्री है M1A अणु, M2B अणु अभिक्रिया करके N1C अणु, N2D अणु दे रहे हैं। तो अगर हम अभिक्रिया लिखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, वेग हो जाएगा, देखो 1/M1, एक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार समय के साथ घटती है। बी के संदर्भ में लिखेंगे 1/M2, चिन्ह आएगा माइनस का, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय। अब सी के संदर्भ में लिखेंगे तो 1/N1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, चिन्ह आएगा प्लस का, और डी के संदर्भ में 1/N2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। यानी अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के बराबर होती है। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को इकाई मोल में लिखा जाता है। जैसे मोल M1 है तो इसको इकाई में लिखेंगे 1/M1। तो ये हमने बात की रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अब एक कोटि व आणविकता, कोटि आणविकता। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु आयनों की कुल संख्या आणविकता कहलाती है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु या आयनों की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसको हम बोलते हैं कोटि। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या आयनों की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोटि। और आणविकता में क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु आयन या परमाणु कर लो, परमाणु की संख्या, जो भी भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही क्या होगी, आणविकता। कोटि प्रायोगिक राशि है, ये शून्य भिन्नात्मक पूर्णांक हो सकती है, जबकि आणविकता, देखो कोटि प्रायोगिक राशि है, सैद्धांतिक नहीं है। कोटि प्रायोगिक राशि है, ये शून्य भिन्नात्मक पूर्णांक हो सकती है, जबकि आणविकता सैद्धांतिक राशि है,
ये शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोटि द्वारा अभिक्रिया के वेग की या अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है, जबकि आणविकता से अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी नहीं मिलती है। देखो, कोटि अगर हम ज्ञात करना चाहें तो कोटि का एक डेफिनेशन ये भी है कि अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की, या इसको थोड़ा हम एडिट करते हैं, अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग क्या कहलाएगा? कोटि। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी है और उसका वेग मैंने ऐसे लिख दिया, वेग व्यंजक वेग बराबर के ए की पावर n1 बी की पावर n2। तो ये अभिक्रिया का गति निर्धारक पद है, या इसको हम क्या बोलते हैं? वेग व्यंजक। अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या आता है? अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में व्यक्त करना अभिक्रिया का वेग व्यंजक कहलाता है। अब इस वेग व्यंजक में जो अभिकारक है ए और बी, इनके सांद्रता के घातांकों का योग, घातांक क्या है? n1 और n2। तो अभिक्रिया की जो कोटि है इनके घातांकों के योग के बराबर होगी। तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग क्या कहलाएगी? कोटि। तो अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोटि क्या होगी, तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया का वेग व्यंजक आपको दे रखा है उनकी पावर को आपको जोड़ना है, घातों को जोड़ना है। ठीक है। अब ये ध्यान रखें, कोटि और आणविकता में अंतर वाला सवाल बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट सवाल होता है, कई बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं अगले, वेग स्थिरांक की इकाई। देखो, तीन आपको याद रखनी है। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, और सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है, इनका आपको ध्यान रखना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स बोलो प्रति सेकंड बोलो, एक ही बात है। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का शून्य से विपरीत है, उसमें मोल है, इसमें मोल इनवर्स, उसमें लीटर इनवर्स है तो लीटर, और सेकंड इनवर्स तो रहेगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम की सेकंड पर इनवर्स या प्रति सेकंड, और सेकंड की मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब आते हैं शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की या वेग समीकरण की व्युत्पत्ति, समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति, कुछ भी कह दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसका देखो समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। सपोज करो आर कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन करके दे रहा है प्रोडक्ट पी। अभिक्रिया का वेग अगर हम लिखेंगे तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, चिन्ह आएगा माइनस का। माइनस का चिन्ह बताता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घट रही है। तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? अभिकारक की सांद्रता आर की शून्य घात के। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आएगा dr बटा dt, इस तरफ आ जाएगा k। और किसी भी राशि की पावर अगर शून्य है तो वो क्या होगा? 1। तो r की पावर 0 कितना हो गया? 1। अब मैं dt को लेके जा रहा हूं इस तरफ, चलो यहां शून्य कोटि चलेंगे, प्रथम कोटि साथ साथ चलाएंगे, तो ये माइनस dr dt इस तरफ जाएगा तो k dt आ सकता है। समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, समझना आपको। ये जो समीकरण एक है इसका हम क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन करने पर लगा दे निशान dr के dt, नेगेटिव dr हो गया r माइनस चिन्ह है, इसका हो जाएगा kt प्लस c। समीकरण नंबर 2। c का मान ज्ञात करना चाहें, c समाकलन स्थिरांक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक अवस्था लागू करनी पड़ेगी जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई थी तब t क्या था? 0, और r क्या था? r0। तो मान रखेंगे तो क्या होगा? माइनस r की जगह हो जाएगा r0 बराबर k, t की जगह हो जाएगा 0 प्लस c, यानी c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस r0। c का मान रख देंगे, c का मान किसमें? समीकरण किसमें रखेंगे? 2 में। तो क्या होगा? देखो समीकरण 2 अपना ये रहा,
माइनस आर बराबर के टी, सी की जगह लिख देंगे माइनस आर जीरो। आर जीरो इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो आर जीरो इस तरफ है माइनस आर बराबर के टी। हमें चाहिए के, तो के बराबर हो जाएगा आर जीरो माइनस आर बटा टी। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति हमने कर ली। और के क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, आर जीरो अभिकारकों की प्रारंभ में सांद्रता, आर अभिकारकों की टी समय पर सांद्रता, और टी क्या है? समय। ठीक है, अब ये आप यहाँ यदि हटा दोगे बढ़िया रहेगा, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब ये तो हो गए शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति। अब हम बात कर रहे हैं अर्धायुकाल, इसी का ले लेते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का। देखो नाम से पता चल रहा है आधा आयुकाल। किसका? अभिकारकों का। वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए अर्धायुकाल कहलाता है। तो वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक समय की आधी रह जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्धायुकाल। अब देखो सवाल ऐसा आ सकता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। सवाल यह भी आ सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल के समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। सवाल यह भी आ सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धायुकाल अभिकारकों की सवाल देखो ऐसा आया हुआ है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से ये स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखो ये हम लेते हैं, के बराबर क्या है? आर जीरो माइनस आर बटा टी। जब अर्धायुकाल की बात करेंगे तो टी कितना हो जाएगा? टी बाई टू। और आर जो अभिकारकों की टी समय पर सांद्रता है, ये प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाएगी? आधी। समय अर्धायुकाल बराबर आधा हो जाएगा और अभिकारकों की टी समय पर सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। अब अगर मैं यहां से टी निकालना चाहूं इस समीकरण से, तो टी हो जाएगा आर जीरो माइनस आर, और के कहां चला जाएगा? बटा। ठीक है, अब देखो वैल्यू रखेंगे। देखो टी की जगह क्या रखो? टी हाफ बराबर आर जीरो, आर की जगह क्या रखो? आर जीरो बाई टू अपॉन क्या है? के। ये आर जीरो पूरा है, उसमें से आधा आर जीरो जा रहा है, वो भी कौन सा? ये पूरा आर जीरो, उसमें से आधा आर जीरो जा रहा है, तो बचेगा कितना? आधा आर जीरो, यानी आर जीरो बटा दो बच जाएगा, और साथ में क्या है? के। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का फॉर्मूला है। और यदि इससे हम के निकालना चाहें तो के हो जाएगा आर जीरो बटा टू टी हाफ। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूलों से 3 बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है। अर्धायुकाल पूछा जाता है, वेग स्थिरांक के की वैल्यू दे दी जाती है। वेग स्थिरांक के पूछा जाता है, अर्धायुकाल की वैल्यू दे दी जाती है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला और इसके अर्धायुकाल का फॉर्मूला, ये आपको दिमाग में छापना है। बोर्ड इरेज कर देता हूं। अब हम ले लेते हैं शून्य कोटि के बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता के साथ अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली डिपेंड करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। सपोज करो आर कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट पी दे रहा है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संदर्भ में लिखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, चिन्ह आएगा माइनस का, जो बताता है कि समय के साथ सांद्रता घट रही है। ये समानुपाती होगा आर की सांद्रता की प्रथम घात के। घात लगाने की जरूरत नहीं है, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आएगा माइनस डी आर
बटा डी टी बराबर के इंटू आर। ये जो समीकरण है इसको हम बोलते हैं अवकल वेग समीकरण। अब dt को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा dr, r आ जाएगा नीचे बराबर dt इस तरफ जाएगा तो k dt। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये देखो माइनस डी आर बटा आर बराबर के डी टी। जो डी आर बटा आर है इसका समाकलन होगा नेचुरल लॉग ऑफ आर बराबर ये हो जाएगा के टी प्लस सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो डी आर अपॉन आर का समाकलन हो गया ln क्या नेचुरल लॉग आर और ये हो गया के टी प्लस सी। अब सी का मान रखने ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, टी हो जाएगा 0 और आर क्या हो जाएगा r0। यानी सी का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभिक अवस्था लागू करेंगे। टी शुरू में 0 था और अभिकारकों की सांद्रता क्या थी r0। तो ये अपना समीकरण क्या हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r की जगह हो जाएगा r0 बराबर के टी की जगह हो जाएगा 0 प्लस सी। यानी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 के गुणा 0, सी बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ r0। अब सी का मान रखेंगे तो सी का मान रखने पर सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो ये है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल टू के टी और सी की वैल्यू है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r0। नेचुरल लॉग r0 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ r0 ये प्लस का हो गया। फिर इस तरफ आधे चिन्ह चेंज हो जाएगा, इस तरफ पहले से बड़ा नेचुरल लॉग ऑफ r बराबर ये हो जाएगा के टी। यानी के टी बराबर नेचुरल लॉग ऑफ r माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r0। ये देखो लॉग वाली इक्वेशन है और लॉग में अगर ये हो कि लॉग नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x बटा y। तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r0 बटा r। ठीक है, हमें क्या चाहिए तो t चला जाएगा इस तरफ तो k बराबर, क्योंकि ये r0 अपॉन r नेचुरल लॉग में है तो t को r के गुणा में नहीं भेजेंगे, इसको भेजेंगे 1 अपॉन t के नेचुरल लॉग ऑफ r0 बटा r। एक इक्वेशन ये हो गई। अब यदि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो पूरी समीकरण को 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t, नेचुरल लॉग की जगह आ जाएगा लॉग r0 बटा r। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है के बराबर 2.303 अपॉन टी log r0 बटा r। यहाँ पर r0 अभिकारक की प्रारंभ में सांद्रता और r है t समय पर सांद्रता। इस पर भी 1-2 बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसको ध्यान रखें। अब हम ले लेते हैं इस प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धव्यकाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धव्यकाल है, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धव्यकाल था टी हाफ बराबर टी हाफ इक्वल टू r0 अपॉन 2k। तो r0 क्या है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धव्यकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि r0 वाली इक्वेशन है और r0 क्या है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता। तो क्योंकि अर्धव्यकाल के समीकरण में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है तो हम कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धव्यकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, देखो इससे अगर मुझे t चाहिए तो k आ जाएगा t की जगह 2.303 अपॉन k log r0 बटा r। देखो t की जगह हम रखेंगे t हाफ और r की जगह रखेंगे r0 बाई, तभी अर्धव्यकाल निकलेगा। तो t की जगह रखो t हाफ और r की जगह t समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है उसको रखो प्रारंभिक सांद्रता की आधी, क्योंकि वे समय जब अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए तो उसको हम अर्धव्यकाल बोलते हैं। तो r की जगह रख देंगे r0 बाई 2, तो t की जगह हो गया t हाफ 2.303 अपॉन k log r0 और r की जगह रखो r0 बटा 2, तो बटा का बटा जाएगा ऊपर, हो गया r0 बटा 2, r0 से r0 कैंसिल आउट, ये हो गया 2.303
303/k log, यहां बचा 2। आगे सोल्व करेंगे तो 2.303/k log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब आप 2.303 को 0.3010 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा t हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई k। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धकाल का फॉर्मूला है और इसमें कहीं भी अभिकारकों की सांद्रता नहीं है जैसा शून्य कोटि अभिक्रिया में है। तो हम कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यदि k चाहिए तो k हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ अर्धकाल। तो इन पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं। तो प्रथम और शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला और अर्धकाल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इन पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपको जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उसमें 1 2 3 4 जो भी आएंगे उसमें पूछा जा सकता है। अब देखो ये हमने बात की अभिक्रियाओं की, बात करते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 और कोटि 1 हो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है? 2। कोटि कितनी होती है? 1। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन। तो जैसे मैंने एथिल एसीटेट का ले लिया C2H5COOH, इसका जल अपघटन अम्ल की प्रेजेंस में, ये एक तो देगा एथेनॉल और एक देगा एसिटिक अम्ल। अपने एक तो देगा, हाँ ये थोड़ा सा लिखने में चूके सही कर लेते हैं। CH3 एथिल एसिटेट है ना, COOC2H5, ये एथिल है और ये एसिटेट 2 कार्बन। एक तो देगा एथेनॉल, एक देगा एसिटिक अम्ल। इस अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक है वो बराबर होता है वेग बराबर K CH3COOC2H5। यानी अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसिटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए अभिक्रिया की कोटि है 1, जबकि अभिक्रिया में एक एथिल एसिटेट एक जल का अणु भाग ले रहा है, इसीलिए आणविकता कितनी है? 2। इसीलिए छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ऐसे ही इक्षु शर्करा का जल अपघटन से जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनती है वो भी छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब हम बात कर रहे हैं आरएनए समीकरण की। इस पर खूब सवाल बने हुए हैं। देखो आरएनए समीकरण क्या है? आरएनए समीकरण है K बराबर A e⁻⁻⁸ यहां पर K वेग स्थिरांक, A पूर्व चर घातांकी गुणांक, E सक्रियण ऊर्जा, R गैस नियतांक और T क्या है? परमताप। यदि इसका हम नेचुरल लॉग लें तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी? ln K बराबर ln A माइनस EA/R इंटू 1/T। ये तो नेचुरल लॉग ले तब, और इसका लॉग में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी log K बराबर log A माइनस EA/2.303R 1/T। एक ये भी हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इक्वेशन कैसे आएगी? तो इसको हम लेंगे ln K बराबर ln A। अब क्या होगा, जब हम पावर की लॉग लेते हैं ना तो पावर कहाँ आ जाती है? आगे। तो पावर आगे आएगी तो चिन्ह माइनस है, EA/RT। यहीं से ये समीकरण आई हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम यहां पर 2 ग्राफ बनते हैं, यदि हम ग्राफ खींचे 1/T और ln K में, ये ln K y और ये 1/T, ये x के साथ वाला m और साथ में कोई है वो क्या है? c, इंटरसेप्ट। अब y और x में रिलेशन नेगेटिव का तो घटता हुआ ग्राफ रहेगा, और
इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो जो अंत्यखंड है ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए, और ग्राफ का जो ढाल है स्लोप वो बराबर होगा ई ए अपॉन आर, वो भी किसका, नेगेटिव का। और यदि हम इस इक्वेशन के बेस पे ग्राफ खींचे log के और वन अपॉन टी में, तो ये x, ये m और ये c, तो ये हो जाएगा y बराबर c माइनस एम एक्स। तो यहां भी y और x के बीच में नेगेटिव का रिलेशन है, ग्राफ यहां भी कैसा आएगा, घटता हुआ ऐसे, या वन अपॉन टी या log के। आगे बढ़ेंगे तो ये अंत्यखंड आ जाएगा log a और ढाल आ जाएगा स्लोप बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। इस ढाल की सहायता से हम संकीर्ण ऊर्जा ई ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आरएनए समीकरण के अनुसार केवल सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे अणु जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो सक्रिय अणु कहलाते हैं। देखो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये अपने रह गया है, इसको हम कंसिडर करेंगे, वेग पर ताप उत्प्रेरक का प्रभाव। हाँ, अब आरएनए समीकरण में कुछ फैक्ट्स आते हैं, जैसे एक तो दो ग्राफ ऊष्मा शेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, और एक सक्रिय ऊर्जा और एक दहली ऊर्जा। बोर्ड इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। अब हम एक ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ बना लेते हैं। पहले शेपी और यहां हम ले लेंगे ऊष्मा शोषी। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ग्राफ के, कुछ पूछ सकते हैं आपसे। देखो ग्राफ में यहां हम लेंगे अभिक्रिया निर्देशांक, ये चैप्टर का वीडियो मुश्किल से 40 से 50 मिनट का बनेगा, 50 मिनट से क्रॉस नहीं करेगा। यहां हम लेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो यदि आपको 40 से 50 मिनट में एक चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। देखो ये अभिकारक के लिए है और ये उत्पाद के लिए है। अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी अभिक्रिया में जैसे जैसे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है वैसे वैसे अभिक्रिया की ऊष्मा कम हो रही है। जब अभिकारक उत्पाद में बदला तो ऊष्मा कम हो गई, कहां चली गई, बाहर निकल गई, यानी ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। ये जो यहां से लेके यहां तक की बात है, ये है EA1 अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा, और यहां से लेके यहां तक जो है वो है उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा EA2। और इन दोनों का अगर हम बेरिय निकालें अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा के बीच का, तो ये है डेल्टा H अभिक्रिया एंथैल्पी। ये किसके लिए आएगा, ये ऊष्मा शेपी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ग्राफ क्या होगा, यहां पर वही अभिक्रिया निर्देशांक, और यहां क्या लेंगे, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ग्राफ इसमें क्या होगा, अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो ऊष्मा बढ़ जाएगी, यानी अभिक्रिया कैसे होगी, ऊष्मा शोषी। तो यहां से यहां तक जो ग्राफ है ये आएगा अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा EA1, यहां से लेके यहां तक उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा EA2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा H। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखें। अब देखो सक्रिय ऊर्जा दहली ऊर्जा, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है, जबकि किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। यदि अभिकारक अणुओं के पास सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो जाए तो वो अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वो क्या है, दहली ऊर्जा, वह अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा।
वो क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी जो दहली ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इक्वल होगी सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। यानी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा है उनके पास, और सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो जाए तो उनकी ऊर्जा कुल दहली ऊर्जा के बराबर हो जाएगी और वे अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब देखो मैक्सवेल वितरण वक्र, इस पर सवाल आया हुआ है, अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर वेग लगभग दुगुना हो जाता है, नामांकित वितरण वक्र द्वारा समझे। या सवाल ऐसा भी आ सकता है, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र द्वारा समझे। क्या है ये? देखो आते हैं इस पे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के अनुसार अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य से अनंत के मध्य होती है, इसीलिए एक अणु के व्यवहार को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए एक से अधिक अणुओं के व्यवहार को समझने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने सांख्यिकी का उपयोग किया। इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण ई अणुयुक्त अणुओं का अंश, देखो इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण ई ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इन्होंने एक ग्राफ खींचा, यहां इन्होंने लिया गतिज ऊर्जा और यहां लिया अणुओं का अंश, उन अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा ई है। और जब इन्होंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो इस ग्राफ से रिजल्ट ये लिंक रहा है कि उन अणुओं का अंश कम है जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा कम है, और उन अणुओं का अंश भी क्या है? बहुत कम, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। उन अणुओं का अंश ज्यादा है जिनकी ऊर्जा न्यूनतम से अधिकतम के बीच की है। ग्राफ का जो शीर्ष है ये बताता है अधिसंभाव्य गतिज ऊर्जा। और ये जो वैल्यू है ये बताती है ई ए सक्रियण ऊर्जा। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि अत्यधिक गतिज ऊर्जा और अत्यधिक कम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम है, मध्यम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश ज्यादा है। ये इन्होंने सांख्यिकी के आधार पर ग्राफ प्लॉट किया। फिर ताप के प्रभाव को दिखाने वाला ग्राफ ये है, यहां हम ले लेते हैं गतिज ऊर्जा और यहां ले लेते हैं अणुओं का अंश। जब ताप T1 था तो ग्राफ कुछ ऐसा था। जब ताप T2 कर दिया यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। ये है T2 ताप पर, ब्लैक वाला है T1 ताप पर, और जो T2 है ये है T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T2 T1 की तुलना में 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। और ये जो ग्राफ यहाँ कट कर रहा है ये किसको बता रहा है? सक्रियण ऊर्जा को। ठीक है, और ये जो मैं डॉट से बता रहा हूं ये एरिया सक्रिय अणुओं की ऊर्जा वाला है, यानी उन अणुओं का अंश है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखो वे अणु जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो सक्रिय अणु कहलाते हैं। सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला ये तब है जब ताप T1 था, और ग्रीन वाला ग्राफ तब है जब ताप हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया यानी T2 कर दिया। तो पहले ये सक्रिय अणुओं का अंश था और अब सक्रिय अणुओं का अंश पहले की तुलना में क्या हो गया? डबल। तो क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का अंश डबल हो गया तो टक्करें ज्यादा होगी तो वेग भी क्या हो जाएगा? डबल। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ग्राफ दाईं ओर खिसक जाएगा।
और ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जब T1 था उसकी तुलना में अब दुगुना हो गया, यानी सक्रिय अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो गई तो वेग भी दुगुना हो जाएगा। तो यही मैं लिख रहा हूं वक्र से, यही आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आए। स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर वक्र राइट साइड दाईं ओर खिसक जाता है। जो ग्राफ है उसका एरिया बढ़ जाएगा। ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है। अतः अभिकारकों के मध्य, क्योंकि सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ गया है तो अभिकारक के मध्य टक्करें बढ़ जाती हैं, वे वेग भी दुगुना हो जाता है। ये अंश तब था जब ताप T1 था, यानी ये अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ सक्रिय ऊर्जा है। इसके आगे वाला जो ग्राफ है वो ही उन अणुओं को बता रहा है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो T1 पर ग्राफ जो था वो T2 की तुलना में आधा है, या यूं कहें कि T2 पर जो ग्राफ है वो पहले की तुलना में डबल हो जाएगा। तो ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल डबल होने का मतलब है सक्रिय अणुओं की सांद्रता डबल हो गई तो वेग भी डबल हो जाएगा। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। अब देखो अगला हम ले रहे हैं टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। देने वाले वैज्ञानिक थे मैक्सवेल व बोल्ट्जमान, मैक्सवेल व विलियम ट्राउट्स। अब इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को संगत आवर्ती कहते हैं, टक्कर आवर्ती कहते हैं। अभिक्रिया का वेग संगत आवर्ती के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की संगत आवर्ती बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन इस सिद्धांत द्वारा सरल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझा सकते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को नहीं समझा सकते, क्योंकि जटिल अभिक्रियाओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती। वह टक्कर जिससे उत्पाद बनता है उसको हम वे संगत जिससे उत्पाद बनता है उसको हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर। लेकिन जटिल अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, उनमें सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती। तो प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दो शर्तें हैं। टक्कर करने वाले अभिकारक अणुओं के पास अभिक्रिया करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा हो। सेकंड, उनका विन्यास उचित हो, अर्थात अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा वाले अभिकारक अणु के मध्य उचित अभिविन्यास से होने वाली टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है, और प्रभावी टक्कर से ही उत्पाद बनता है। इसका मतलब अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए दो शर्त हैं। पहली, अभिकारक अणुओं के पास अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो। सेकंड, उनका विन्यास उचित हो। तो मैं लिख देता हूं अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संगत आवर्ती कहलाती है। और अभिक्रिया का जो वेग है वो संगत आवर्ती के समानुपाती होता है, यानी क्या हो जाएगा? ZAB e⁻⁻ टक्कर सिद्धांत के अनुसार ZAB अभिकारक A और B के मध्य टक्करों की संख्या यानी संगत आवर्ती है, और ये अपने आरएनए समीकरण के A के बराबर है ZAB। और जब हम जटिल अभिक्रियाओं की बात करेंगे तो यहाँ नया फैक्टर आएगा PZAB e⁻⁻ P क्या है? त्रिविम कारक। ये हमने बात की टक्कर सिद्धांत की। अब हम ले रहे हैं लास्ट, वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव।
वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं संगठन और गुणों की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अभिकारक के अधिक अणु उत्पाद में बदलते हैं और वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक के प्रभाव को ग्राफ से अगर दर्शाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहां अभिक्रिया निर्देशांक और यहां आएगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जो भी आप लेना चाहें। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दो ग्राफ मैंने बनाए हैं। पहला जो ग्राफ है ब्लैक वाला, यह है उत्प्रेरक जब हमने नहीं लिया था तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ग्रीन वाला है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी बैरियर है ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। देखो एक बार सवाल आया हुआ है अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को ग्राफ द्वारा समझाइए। तो देखो ग्राफ क्या कह रहा है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान घट गया है तो अब अधिक अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे। जब अधिक अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे तो वेग भी बढ़ जाएगा। तो स्पष्ट है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। देखो अगला हम ले रहे हैं ताप का प्रभाव। सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग कितना हो जाएगा, 2 से 3 गुना। ठीक है। अब यहां एक नया फैक्टर आता है ताप गुणांक, जिसका फॉर्मूला है KT + 10/KT। यानी पहले टेम्परेचर था, उस पर वेग स्थिरांक था KT, और जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो वेग स्थिरांक हमने लिया KT + 10। तो KT + 10 क्या है, जब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तब वेग स्थिरांक, और KT क्या है, जब हमने ताप नहीं बढ़ाया था। तो मान लो KT है वेग स्थिरांक तब जब ताप था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और KT + 10 वेग स्थिरांक तब है जब ताप है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ताप गुणांक क्या है, KT + 10/KT, और ये लगभग कितना है, 2 से 3। तो ताप गुणांक की परिभाषा क्या होगी, KT + 10 और KT के बीच में कितने का ताप का अंतर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापांतर पर KT क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, और इसका मान 2 से 3 गुना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ कवर किए। यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर यहाँ तक पहुंचे हो बिना स्किप किए, तो मेरे हिसाब से आपके 6 नंबर कोई एग्जामिनर नहीं रोक सकता। आपके पूरे में से 6 में से 6 नंबर बोर्ड परीक्षा में आराम से आ जाएंगे, यदि आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक देखा है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।